इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। क्या हल करने वाले हैं? प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए अभ्यास के प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए पहला है, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसके साथ की गई? तो इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई? ठीक है, सुजाओ दौला के साथ की गई। ठीक है, सुजाओ दौला। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक कंपनी भारत नहीं आई? तो ये अमेरिकन अमेरिकन कंपनी है ना, भारत नहीं आई। 3 है, डचों द्वारा भारत में बनाई गई प्रमुख फैक्ट्री कहाँ थी? ये कहाँ थी? ये पुलिकट में थी। ठीक है, पुलिकट तो हो जाएगा ग। ठीक है, पुलिकट। चौथा है, 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया? तो सर थॉमस रो को राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया? तो भारत भेजा गया। ठीक है, तो हो जाएगा ग। प्रथम दो कर्नाटक युद्धों के समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? डुप्ले था। ठीक है, डुप्ले। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम डैश यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। तो कौन सी यूरोपीय जाति का आगमन हुआ? तो हो जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, तो लिखेंगे पुर्तगाली। तो भारत में सर्वप्रथम पुर्तगाली यूरोपीय जाति का आगमन हुआ। वास्को डी गामा आया था 1498 में। दूसरा है, 1498 ईस्वी में भारत आने वाला यूरोपीय डैश था। तो वास्को डी गामा था, ये पुर्तगाली था, लिखेंगे वास्को। ठीक है, वास्को हो गया, डी गामा, डी गामा। आगे देखिए, डैश का गोवा, दमन और दीव पर अधिकार था। तो पुर्तगालियों का था, लिखेंगे पुर्तगालियों, पुर्तगालियों का। चौथा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना डैश के लिए की गई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ना व्यापार के लिए की गई, तो हो जाएगा व्यापार। पांचवा है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब डैश था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब है ना, ठीक है, सिराजू दौला था। तो हो जाएगा सिराजू, सिराजू हो गया दौला, दौला हो गया। छठा है, वेलेजली की सहायक संधि द्वारा डैश और हैदराबाद को कंपनी के अधीन लाया गया। ठीक है, तो मैसूर, मैसूर और हैदराबाद को हो गया मैसूर। सातवां है, लॉर्ड डलहौजी ने डैश नीति का अनुसरण किया। फूट डालो और राज करो नीति का अनुसरण किया। तो लिखेंगे यहाँ पे फूट, ठीक है, फूट डालो और, ठीक है, और राज्य करो। फूट डालो और राज्य करो। अब आगे देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल दिए गए यहाँ पर। देखिए ये हो गया, उसके बाद लघु हो गया, लघु में 3 गो, अति लघु में 5 गो, दीर्घ उत्तरीय में के हुआ है? दीर्घ उत्तरीय में 6 गो है, ये ज्यादा है। तो चलिए एक एक करके आपको सारा क्वेश्चन आंसर बताते हैं। तो देखिए, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन क्यों हुआ? तो उत्तर लिखेंगे, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत के साथ व्यापार, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए हुआ। उसके बाद है, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कहाँ कहाँ अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगाल ने। ठीक है, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे, पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनी ने भारत में कालीकट हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, दमन, दीव एवं हुगली के किनारे अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तीसरा है, भारत में डचों ने किस नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई? ठीक है, स्वर्ण मुद्रा चलाई। तो उत्तर लिखेंगे, भारत में डचों ने पगोड़ा, ठीक है ना, पगोडा नाम की स्वर्ण मुद्रा चलाई थी। ठीक है, पगोडा। चौथा है, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई? सहायक संधि की नीति, तो सहायक संधि कौन लाया था? तो उत्तर लिखेंगे, सहायक संधि की नीति लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, गवर्नर जनरल द्वारा अपनाई गई। तो सहायक संधि कौन लाया? लॉर्ड वेलेजली। पांचवा है, भारत में अंग्रेजों की विलय के 2 कारण लिखे। तो देखिए, पहला है, उस समय भारत में राजनीतिक अराजकता, राजनीतिक बिखराव हुआ, केंद्र का कमजोर होना। ठीक है, तो उस समय जब केंद्र कमजोर हो गया ना, जो मुगल शासन था वो कमजोर हो गया, और जो राजा महाराजा थे भारत में, तो वो क्या, वो एकजुट नहीं थे। अंग्रेजों पर हल्के और छोटे हथियार तथा प्रशिक्षित सेना का होना। तो ठीक है, अंग्रेजों के पास ना प्रशिक्षित सेना था। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, डच कंपनी के द्वारा भारत में किए गए व्यापारिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। डच कंपनी के द्वारा। उत्तर लिखेंगे, डचों ने गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, ठीक है, बंगाल हो गया, बिहार तथा उड़ीसा, जिसको अब उड़ीसा कहते हैं,
ओडिशा में व्यापारिक कोठियां स्थापित की। इन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला। डचों ने भारत के साथ मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, सीसा, चावल एवं अफीम का व्यापार किया। डचों की प्रमुख फैक्ट्री पुलिकट में थी, जहां वे स्वर्ण मुद्रा पगोडा को ढालते थे। ठीक है, पुलिकट में थे। स्वर्ण मुद्रा इनकी कौन थी? पगोडा थी। दूसरा है, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? तो बहुत सारे व्यापारिक कंपनियां आई ना, जैसे पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, इंग्लैंड की व्यापारिक कंपनियां आई। तो सबके बीच में क्या हो गया? प्रतिस्पर्धा होने लगा। तो उसका कारण क्या था? तो देखिए, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के मध्य प्रतिस्पर्धा के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला था अधिक मुनाफा अर्जित करना और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि करने की नीति। ये अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। ये चाहते थे ना कि एक देश की जो व्यापारिक कंपनी है वो चाहती थी कि सिर्फ हम ही सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ से सामान खरीद के ले जाएं और यूरोप में बेचें और ज़्यादा फायदा कमाएं। एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करना। ठीक है, वो चाहते थे कि कंपटीशन कम हो। ठीक ना, कंपटीशन कम हो और सामान भारत से सस्ते सस्ते में खरीद के ले जाएं। बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की इच्छा। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का सपना देखना। ये सोचना है कि भारत में टैक्स लगता है और भारत में विभिन्न व्यापारिक कंपनियां आ रही है, तो अगर हम सत्ता हथिया लें तो बाकी व्यापारिक कंपनियों को भगा देंगे, सिर्फ हम ही व्यापार करेंगे भारत में। तीसरा है सहायक संधि की शर्तें लिखें। तो देखिए, सहायक संधि की शर्तें इस प्रकार थी। देखिए, सहायक संधि अपनाने वाले भारतीय राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को अपने राज्य की सीमाओं में रखना होता था। ठीक है, ये सहायक संधि जो राज्य है ना, अंग्रेजों की सहायक संधि को अपनाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि राजा का क्षेत्र है, तो इसमें है ना, इसमें ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी को रखना पड़ेगा। ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए संधि स्वीकार करने वाले राज्य को एक निश्चित धनराशि अथवा अपने राज्य का एक भूभाग कंपनी को देना होता था। तो सहायक संधि में है ना, वो अंग्रेज बोलते थे कि आपका जो क्षेत्र है ना, आपका जो क्षेत्र है, तो आसपास के जो राजा आक्रमण करेंगे ना, तो आक्रमण से बचाएंगे। बदले में क्या, हमारी जो सेना है आपके क्षेत्र में रहेगी और इसका पूरा खर्चा आप ही उठाइएगा। ठीक है, बदले में क्या, हमको धनराशि चाहिए। ठीक है, धनराशि चाहिए, और नहीं तो धनराशि नहीं दीजिएगा तो क्या, एक जो भूभाग है वो दीजिए। ठीक है ना, भूभाग। भारतीय शासक को अपने दरबार में एक अंग्रेज अफसर को भी रखना होता था, जो भारतीय शासक के कार्यों में हस्तक्षेप किया करता था। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर। कर्नाटक युद्धों के कारण लिखे। कर्नाटक युद्धों के कारण, देखिए, कर्नाटक को पहले मैसूर कहते थे, तो मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। उत्तर लिखेंगे, कर्नाटक युद्धों के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी में, और दोनों ही अधिक बाजार तथा सुविधाएं पाने के लिए व्यापार पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों चाहते थे कि ये जो ना, ये पूरा प्रभुत्व स्थापित हो। ठीक है, व्यापार पर एकाधिकार है ना स्थापित हो जाए। फ्रांसीसी कंपनी का प्रधान कार्यालय दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर पांडिचेरी में था। ठीक है, पांडिचेरी। देखिए, ब्रिटिश कंपनी का प्रमुख केंद्र ना फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में था, जो कि पांडिचेरी से अधिक दूर नहीं था। दोनों ही कंपनियां अति महत्वाकांक्षी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते थे। ठीक है, दोनों का ही कार्य क्षेत्र पश्चिमी और पूर्वी भारत लगभग एक ही था। तो दोनों सेमी जगह से कच्चा माल ले जा रहा है भारत से, और अपने देश में ले जाके जो जो उत्पादन हो रहा, तो उस उत्पादन को है ना भारत में लाके बेच रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का सेम ही काम था। अब देखिए दूसरा, प्लासी युद्ध के कारण लिखे हैं। प्लासी युद्ध 1757 में हुआ था। ठीक है, देखिए, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, अंग्रेज समस्त बंगाल पे अपना अधिकार करना चाहते थे। ठीक है, अंग्रेज समस्त बंगाल पे अपना अधिकार करना चाहते थे, यद्यपि अंग्रेजों को पहले से ही काफ़ी सुविधाएं प्राप्त थीं। उसके बाद है लॉर्ड क्लाइव ने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर अपना अधिकार कर लिया, तथा वहां का नवाब सिराजुद्दौला इसके खिलाफ कुछ न कर सका। उसके बाद है क्लाइव ने नवाब के दुश्मनों को अपना संरक्षण दे रखा था, और है क्लाइव ने सेनापति मीर जाफर और राय दुर्लभ आदि के साथ एक गुप्त समझौता कर नवाब को गद्दी से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। और क्लाइव है ना सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर अपने समर्थक मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाना चाहता था।
तो ये सब कारण है प्लासी युद्ध के। युद्ध करने के लिए क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। तो ये सब कारण थे प्लासी युद्ध के। तीसरा है इलाहाबाद की संधि की शर्तें लिखें। तो देखिए, मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है, नवाब मीर कासिम व सिराजुद्दौला अंग्रेजों से युद्ध में पराजित हो गए। कब? बक्सर के युद्ध में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। अतः 1765 ईस्वी में सिराजुद्दौला तथा शाह आलम को रॉबर्ट क्लाइव से संधि करनी पड़ी। यही संधि इलाहाबाद की संधि कहलाती है। ठीक है, तो मुगल सम्राट शाह आलम, ठीक है, नवाब मीर कासिम, ठीक है, व सिराजुद्दौला, ये ग्रुप बना के लड़ रहे थे। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए? तीनों हार गए। तो एक उनको उनको एक संधि करना पड़ा अंग्रेजों के साथ, उसको कहते हैं इलाहाबाद की संधि। कब हुआ था? 1765 में। इसकी शर्तें इस प्रकार थी। तो क्या क्या शर्तें थी? देखिए, अवध के नवाब से 50 लाख युद्ध के हर्जाने के रूप में लेकर अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देंगे। ठीक है, अवध का राज्य लौटा देंगे और बदले में क्या चाहिए उनको? 50 लाख चाहिए। कड़ा और इलाहाबाद तथा उसके आसपास का क्षेत्र अवध से अलग कर मुगल बादशाह शाह आलम को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद है चुनार का दुर्ग अंग्रेजों को मिलेगा। चुनार का दुर्ग, और अंग्रेजों को अवध की सीमाओं के भीतर बिना कर दिए व्यापार की सुविधा मिलेगी, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। चौथा देखिए, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति को समझाइए। देखिए, उत्तर लिखेंगे, भारतीय राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से कंपनी के अधीन करने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति, यानी जिसको हड़प नीति कहते हैं, का अनुसरण किया। सबसे पहले उसने भारतीय राजाओं द्वारा दत्तक पुत्र लेने की प्रथा पर रोक लगा दी। जो शासक बिना पुत्र के मर गए, उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। तो विलय नीति क्या था ना कि लॉर्ड डलहौजी बोला ना कि जो राजा का अपना बेटा नहीं है, ठीक है, दत्तक पुत्र है, मतलब जिस राजा का अपना बेटा नहीं है तो मरेगा तो उसका राज्य क्या हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। अंग्रेजों का हो जाएगा। और जो जिस है ना, जो राजा का अपना बेटा नहीं है वो दत्तक पुत्र है, ठीक है, बेटा गोद लिया, तो उसके मरने के बाद है ना उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, उसका बेटा का नहीं होगा जो जिसको गोद लिया है। ऐसे राज्यों में झांसी, नागपुर और सतारा प्रमुख थे। मैसूर और पंजाब के विस्तृत राज्यों को युद्ध द्वारा ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। मैसूर कर्नाटक को बोलते थे। 1856 ईस्वी में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश शासन का अंग बना लिया गया। ठीक है, अवध को 1856 में मिलाया गया। वो अंग्रेज क्या बोले ना कि वो शासन ठीक से संभाल नहीं पा रहे हैं अवध के नवाब, इसलिए शासन अंग्रेजों के अधीन हो जाएगा ना तो अच्छे से कार्य होगा। पांचवा है, व्यापारिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेजों की सफलता के कारण लिखिए। तो व्यापारिक कंपनियां तो ढेर सारी आई है ना, ढेर सारी आई। पुर्तगाल आए, पुर्तगाल, फिर आए डच, ठीक है, उसके बाद फ्रांस, फ्रांस के भी आए, लेकिन सफलता अंग्रेजों को क्यों मिला? ठीक है, भारत पे ही वो अधिकार क्यों कर पाए? ठीक है, दूसरी व्यापारिक कंपनियां क्यों नहीं कर पाई? तो देखिए, उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों की सहायता के प्रमुख, है ना, अंग्रेजों की सफलता, ठीक है, यहाँ सफलता लिखा हुआ। अंग्रेजों की सफलता के प्रमुख कारण इस प्रकार थे। क्या क्या कारण थे? देखिए, भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनकी सैनिक शक्ति भी अधिक न थी। तो इन छोटे छोटे राज्यों को अंग्रेज है ना युद्ध के द्वारा जीत लेते थे। उस समय के शासक विलासिता और अहंकार का जीवन जी रहे थे तथा उनकी सेनाएं कमजोर, पथभ्रष्ट और अनुशासनहीन थी। तो वो अपने मौज मस्ती में बहुत सारे राजा ना जीवन जी रहे थे और अहंकार थे, है ना, अहंकारी थे वो। वो दूसरे राजाओं से सहायता लेना नहीं चाहता था। नाम मात्र के मुगल सम्राट शक्तिहीन, वैभवहीन, कमजोर और साधनहीन थे। तो उस समय जो मुगल सम्राट था ना तो वो बहुत कमजोर था। उस समय के अराजकता के माहौल में मराठे भी, जो एक शक्तिशाली संगठन था, आपसी संघर्ष में उलझे थे। तो मराठे भी है ना एक दूसरे से झगड़े करने में व्यस्त थे। अंग्रेजों के पास सब हल्के और छोटे हथियार थे, ठीक है, तो उसका यूज करना ना आसान था तथा प्रशिक्षित एवं अनुशासित सेनाएं थी। उनकी सेनाएं क्या थी? बहुत मजबूत थी अंग्रेजों की। सर्वोपरि उनकी फूट डालो और राज्य करो की नीति सफल रही। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे ना कि फूट डालो, ठीक है, सब में लड़ाई झगड़ा करवा दो और शासन करो। छठा, अंग्रेजों और मराठों के बीच हुए विभिन्न युद्धों का वर्णन कीजिए। अंग्रेजों और मराठों के बीच तो 3 युद्ध हुआ था। ठीक है, कितना युद्ध? 3 युद्ध हुआ था। तो उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजों और मराठों के बीच मुख्यतः 3 युद्ध हुआ जिनका वर्णन निम्न प्रकार है। तो देखिए, पहला पहला कब हुआ और क्यों हुआ? तो देखिए, अंग्रेजों मराठों के बीच पहला युद्ध है ना 1775 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1775 ईस्वी में हुआ, शुरू हुआ।
इस युद्ध में मराठा सरदार एक साथ होने के कारण युद्ध अनिर्णित रहा और आने वाले लगभग 20 वर्ष तक दोनों में ही शांति बनी रही। ठीक है। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध लॉर्ड वेलेस्ली के समय में लड़ा गया। लॉर्ड वेलेस्ली शक्तिशाली मराठा, ठीक ना, शक्तिशाली मराठा सरदारों भोंसले तथा सिंधिया ने मराठा राज्य की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध सन 1803 में युद्ध छेड़ दिया। 1803 में वे एक होकर युद्ध लड़े गए, है ना, एक होकर युद्ध लड़े गए, किंतु अंग्रेजी सेना के सामने वे टिक ना सके। ठीक है, हार गए। तो उसके बाद है तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध है ना, सन 1817 से 1818 ईस्वी में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। एक लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के निरंतर हस्तक्षेप से क्रोधित होकर युद्ध शुरू कर दिया। किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। भोंसले तथा होलकर ने भी युद्ध की घोषणा कर दी। भिन्न भिन्न लड़ाइयों में अंग्रेजों की सेना ने भोंसले, होलकर और पेशवा को पराजित किया। ठीक है, तो इस प्रकार मराठा शक्ति को नष्ट करके अंग्रेज भारत के प्रमुख सत्ताधारी बन गए। तो तीसरा और अंतिम अंग्रेज मराठा युद्ध में जो 1817 से 1818 में हुआ था, तो अंग्रेजों का विजय हुआ। ठीक है, किसका विजय हुआ? अंग्रेजों का, और मराठों का हार हुआ। इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।